Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 21st of March 2024. 21 मार्च 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। सारे न्यूज़ आइटम्स मैं कवर करूंगा। आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक ज़रूर करें वीडियो को, है ना। तो प्लीज़, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट रिजॉर्ट विच आई कैन रिक्वेस्ट यू पीपल, तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले छोटे मोटे कुछ सवालों के साथ। जैसे पहला सवाल है कि एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ करके हुई थी अभी रिसेंटली, इंडिया ने किस कंट्री के साथ की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया एंड जापान। तो किसके साथ टाइगर ट्रायम्फ की है, कल के न्यूज़ आइटम में मैंने आपको बताया था। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरा है विच सेलेस्टियल बॉडी इज होम टू नॉक्टिस वॉल्केनो। अभी रिसेंटली कल परसों की ही न्यूज़ थी कि नॉक्टिस वॉल्केनो एक मिला है। आपको बताना है कि कहाँ पर ये डिस्कवर किया गया है। ऑप्शंस हैं अर्थ पे, जुपिटर पे, वीनस पे या मार्स पे। नॉक्टिस वॉल्केनो, इसका करेक्ट आंसर है डी, मार्स। मार्स पे किया गया। तो लेट मी शो यू द न्यूज़ आइटम एज वेल, है ना। कई लोग को जिनको नहीं पता है, देखो 280 माइल लॉन्ग वॉल्केनो में हैव बीन डिस्कवर्ड ऑन मार्स हाइडिंग इन प्लेन साइट। तो दिस इज एक्चुअली नेट जियो, जहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी न्यूज़ थी। क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर इज इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफे लोकेटेड। इंडिया का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ लोकेटेड है। ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कलकत्ता या डी चेन्नई। तो इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा गैस वर्क करें तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, दिल्ली, है ना। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपसे कितने बने, ईमानदारी से कितने कितने बन गए, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आगे, आज बढ़ते हैं आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने डिफेंड किया है अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है ना। आपको पता है कि जो ये नए इलेक्शन कमिश्नर्स सेलेक्ट किए गए हैं, दो लोग, कौन कौन से दो लोग किए गए हैं, तो सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार है। सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को इलेक्शन कमिश्नर के रूप में सेलेक्ट किया गया था। और ये पहली बार है जब सिलेक्शन हुआ है बेस्ड अपॉन द रिसेंट चेंजेस, जो नए मतलब नया लॉ लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023, नाम क्या है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023। इसके तहत पहली बार सिलेक्शन किया गया है। और इसमें पहले क्या होता था, पहले तो आपको पता है इलेक्शन कमिश्नर की जो प्रोसेस थी, अब क्या होने लगा है, अब इसमें 3 मेंबर कमेटी होती है, जो अपॉइंटमेंट कमेटी, सिलेक्शन कमेटी होती है 3 मेंबर। उसमें प्राइम मिनिस्टर होता है जो कि चेयरमैन रहता है, एक कैबिनेट मिनिस्टर रहता है और एक लीडर ऑफ अपोजिशन या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का जो लीडर रहता है वो रहता है। तो ये 3 लोग की कमेटी रहती है। तो अब लोगों ने क्या बोला कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन थे, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन ये था कि उसमें एक चीफ जस्टिस रहेगा मेंबर के रूप में, या फिर चीफ जस्टिस का कोई नॉमिनी, मतलब एक जुडिशियल मेंबर होना जरूरी है। बट गवर्नमेंट ने जब लॉ पास किया, जब एक्ट पास किया, तो उसमें से ये चीफ जस्टिस वाली बात हटा दी और उसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर डाल दिया, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर। तो इनका कहना है कि भाई लॉ जो गवर्नमेंट है, जो लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसका पलड़ा ज़्यादा भारी है ना। और उसमें भी जो रूलिंग पार्टी है उसका पलड़ा ज़्यादा भारी है। तो इससे होगा क्या, इससे होगा कि जो क्विड प्रो को है या फियर फॉर फेवर वाली जो चीज़ है वो आ जाएगी और इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन नहीं मेंटेन हो पाएगी। तो ये पिटीशन दायर किया गया है। वहीं पे जो सेंटर है, अभी कल जब केस की हियरिंग हो रही थी तो उसमें उन्होंने बहुत एक बात बोली है कि भैया ये देखो कि ये कहना कि चीफ जस्टिस होता या उसमें कोई जुडिशियल मेंबर होता तो फिर उसकी इंडिपेंडेंस मेक श्योर हो पाती, ये बहुत ही गलत फैलेसी है। इट्स अ फैलेसी, जो टर्म दिया गया है सेंटर के द्वारा, कहा कि भैया एक फैलेसी है कि अगर जुडिशियल मेंबर होगा तो उसकी इंडिपेंडेंस इस्टेब्लिश हो जाएगी और अगर जुडिशियल मेंबर नहीं होगा तो इंडिपेंडेंस नहीं इस्टेब्लिश हो पाएगी। तो ये प्रेजुडाइज है, ये फैलेसी है, आप जो सोच रहे हैं, इट्स अ फंडामेंटल फैलेसी दैट हैज बीन सेड। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो चीफ जस्टिस ने कहा था दैट वाज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। ऐसा नहीं है कि लॉ में कोई बंधेज कर सकता है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, लॉ का अलग डोमेन है, लेजिस्लेटिव बॉडी का अलग डोमेन है। तो इनका ये कहना है कि भैया जो एक अरेंजमेंट बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो कोई फाइनल अरेंजमेंट नहीं था, वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था और उसके अकॉर्डिंग लॉ पास कर भी सकती है गवर्नमेंट और अगर चाहे तो थोड़ा उसमें चेंजेस भी कर सकती है और उसी के तहत ये चेंजेस किए गए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। अब इसकी फाइनल अभी जजमेंट तो ऑब्वियसली वाला आना बाकी है, बट दिस इज व्हाट हैज बीन द मोटा मोटा केस। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।
अगले आपको फ्रंट पेज की एक और न्यूज दिख रही होगी, सीसीआई रिजेक्ट्स द प्ली अगेंस्ट गूगल प्लेज स्टोर्स बिलिंग पॉलिसी। तो सीसीआई यानी कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके पास एक एप्लीकेशन गई थी या पिटीशन गया था कहना चाहिए, गूगल प्ले की स्टोर, जो गूगल प्ले स्टोर है उसकी बिलिंग पॉलिसी के अगेंस्ट। अब क्या है बिलिंग पॉलिसी? तो एक जो सिंपल सा फंडा है बिलिंग पॉलिसी में वो ये है कि वो 11 से लेकर के 26% तक का चार्जेस लगाते हैं ऑन द इन ऐप पेमेंट। ठीक है ना, गूगल में क्या होता है कि अगर आप इन ऐप पेमेंट करो तो उसमें 11% से लेकर के 26% तक का इन ऐप चार्जेस लगाए जाते हैं। ठीक है ना, पेमेंट में इन ऐप चार्जेस भी लगाए जाते हैं। तो कई जो इंडियन ओरिजिन ऐप्स थे उन्होंने भैया गूगल प्ले की इस पॉलिसी के अगेंस्ट जाके कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत की, लेकिन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना क्या था कि भैया यू हैव फेल्ड। उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट टू ब्लॉक दिस पॉलिसी, हम आपकी ये रिक्वेस्ट नहीं मान सकते इस पॉलिसी को रोकने के लिए, बिकॉज यू पीपल आर नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया फॉर इंटरिम रिलीफ एंड इन्वेस्टिगेशन विल प्रोसीड विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिसीजन। तो उनका ये कहना है कि नहीं, अभी वर्तमान में आपके पास इतना मैटर नहीं है कि आप आपकी हम इस रिक्वेस्ट को माने और गूगल की प्ले स्टोर की पॉलिसी पे एक मतलब पॉज लगा दें, स्टे लगा दें। हालांकि इन्वेस्टिगेशन चालू है और हमारे इस डिसीजन से इन्वेस्टिगेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है। आपके लिए एक बड़ा छोटा सा सवाल है कि क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्टैट्यूटरी बॉडी है? इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी? इफ यस, कौन से एक्ट के तहत इसको बनाया गया था और कौन से साल में बनाया गया था? आई होप यू विल बी एबल टू आंसर मी दिस थिंग, है ना। बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे एक और चीज देख लो कि इंडियन एप्स की जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है उसका नाम है अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन, है ना। तो ये केस जो किया गया है वो अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ही किया गया है एंड इसी के द्वारा ये कंसर्न उठाए गए हैं कि भैया जो ये इन ऐप परचेजेस हैं उसमें जो हाई कमीशन इम्पोज किया जा रहा है दैट इज नॉट गुड फॉर द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग। जो केस है वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, आप भी मेरे साथ बढ़ सकते हैं आगे, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो अगली न्यूज है ऑयल सार्डिन कैच ड्विंडल्स, केरला फिशरमैन सीक्स क्रैकडाउन ऑन द ट्रॉलिंग। तो यहाँ पर केरला के जो फिशरमैन कम्युनिटी है उसको एक नया इशू हो गया है। इशू है ऑयल सार्डिन नाम की जो मछली है उसका कैच में कमी आ गई है। ठीक है ना। तो ऑयल सार्डिन क्या है? ऑब्वियस सी बात है, पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑयल सार्डिन है क्या। ऑयल सार्डिन का जो साइंटिफिक नेम है वो है सार्डिनेला लॉन्गिसेप्स, याद रखिएगा, सार्डिनेला लॉन्गिसेप्स। इट्स अ स्पीशीज ऑफ रे फिन्ड फिश, याद रखिएगा, सार्डिनेला जीनस की ये रे फिन्ड फिश होती है। ऑयल सार्डिन बोलते हैं, सार्डिनेला लॉन्गिसेप्स बोलते हैं एंड इट इज वन ऑफ द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल फिशेज इन इंडिया। मैकेरल एक होती है, दूसरी ये ऑयल सार्डिन होती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियल फिशिंग इन इंडिया, है ना। और हुआ क्या, दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि इनके नंबर्स घटते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ नाइट ट्रॉलिंग और ये सारी चीज़ों की वजह से। तो अब केरला के फिशरमैन कह रहे हैं कि भाई नाइट ट्रॉलिंग के ऊपर आप क्रैकडाउन करो और रात में ये जो मछलियाँ ट्रॉलर्स के थ्रू निकाली जाती है, क्योंकि 70,000 से ज़्यादा की जो पॉपुलेशन है वो ऑयल सार्डिन के ऊपर बेस्ड है और जो बड़ी फिशेज हैं, बड़े ऑयल सार्डिन्स थे वो तो मिलना बंद ही हो गए हैं। तो ऑल दीज आर इशू। ऑयल सार्डिन के बारे में याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, आप भी मेरे साथ बढ़ते रहे और लाइक जरूर करिएगा यार प्लीज, है ना। अगर भूल गए हो तो बीच में भी लाइक कर सकते हो, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड। आगे मूव करते हैं। सेंटर नोटिफाइज फैक्ट चेक यूनिट टू स्क्रीन ऑनलाइन कंटेंट। अब ऑनलाइन कंटेंट को स्क्रीन करने के लिए और ये देखने के लिए कि कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लिखा तो नहीं जा रहा है, तो पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट जो है उसको नोटिफाई कर दिया गया है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोटिफाई करती है इसको और ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट रहेगी। इट विल बी अ बॉडी टू फ्लैग द मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन, टू बी प्रिसाइज, कोई मिस इन्फॉर्मेशन आती है तो फ्लैग चेक यूनिट जो है, यानी कि जो ये पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट जो है वो फ्लैग करेगी ऐसे कंटेंट को और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको वो कंटेंट टेक डाउन करना पड़ेगा। ठीक है ना।
ना, मतलब अगर पीआईबी ने फ्लैग डाउन कर दिया कि आपका ये कंटेंट गलत है तो आपको ले जाना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। और अगर आप फेल करते हैं इसमें तो बहुत सारी चीजें जो आपके अगेंस्ट जा सकती हैं, ठीक है ना। अब आईटी रूल्स 2021 के अंतर्गत जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, दे कुड लूज द लीगल लायबिलिटी प्रोटेक्शन दे एंजॉय फॉर कंटेंट पोस्टेड बाय यूजर्स इफ दे चूज टू कीप नोटिफाइड मिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन। तो मतलब कि अगर पीआईबी ने जैसे उसको फ्लैग कर दिया और फिर भी उन्होंने नहीं हटाया तो दे कैन लूज वेरियस लीगल लायबिलिटी प्रोटेक्शंस फ्रॉम दैट, है ना। इसके अलावा पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट जो है वो ऑलरेडी स्क्रूटनी में है। क्यों स्क्रूटनी में है? बिकॉज इट हैज़ समटाइम्स डिस्प्यूटेड जर्नलिस्ट, है ना। जर्नलिस्ट जो अपना काम करते हैं, ऑब्वियसली बात है, अगर आप बार बार इंटरफेयर करोगे और उनकी बताई गई चीज़ों को किसी न किसी के द्वारा तो आर्टिकल लिखा ही गया होगा, है ना, तो उसको अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन बताओगे या गलत बताओगे तो ऑब्वियसली बात है यू आर इंटरफेयरिंग विद अ जर्नलिस्ट वर्क। एंड इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस के ऊपर भी काफ़ी बड़ा थ्रेट है ना। तो यही चीज लिखी है, इट्स अ थ्रेट टू द फ्री प्रेस, है ना। एंड फैक्ट चेक यूनिट विल बी रन बाय 3 जॉइंट डायरेक्टर रैंक ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के 3 जॉइंट जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा ये रन किया जाएगा। एंड द यूनिट रिपोर्ट्स टू द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल। तो एक प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल भी होते हैं पीआईबी के, उनको फिर ये रिपोर्ट करते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। राइट वेल्स में नेवर ब्रीड आफ्टर रन विद फिशिंग गियर। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है वो एक्चुअली है राइट वेल्स के रिगार्डिंग, है ना। नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल, इसका नाम लिख लीजिए आप लोग पहले तो, नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल। अब इसके आगे डैश लगा करके एक दूसरी चीज लिख लीजिए, इसका आईयूसीएन स्टेटस। तो नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, याद रखिएगा, इट्स अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड फिश, नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल। अब वेल है तो वेल को फिश नहीं बोलना चाहिए, है ना, ये वेल की बेइज्जती है एक तरीके से। अब दिक्कत क्या होती है? दिक्कत होती है फिशिंग गियर्स में फंस करके इनके बहुत सारी चीज़ें हैं जो नुकसान हो जाती है। जैसे कि एक तो क्रिटिकली इल हो सकते हैं, ऑब्वियस बात है, इनके अगर माउथ में वो फिशिंग गियर लग गया तो ये फीड नहीं कर पाते, फिर स्टार्व कर जाते हैं। अभी एक नई रिसर्च ये भी हुई है कि इनकी जो ब्रीडिंग कैपेबिलिटी है वो सीवियरली इम्पैक्ट हो जाती है अगर ये फिशिंग गियर में इनकी कोई बॉडी पार्ट आ जाता है तो, ठीक है ना। तो देयर आर पोटेंशियल मदर्स, दे सफर फ्रॉम दिस इंटेंगलमेंट एंड दे हैव अ लोएस्ट चांस ऑफ स्टार्टिंग टू ब्रीड। इनके ब्रीडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं इफ दे गेट इनटू दीज इंटेंगलमेंट्स एंड ऑल। तो इनके नंबर काफी डिंडल होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो इशू है वो लो कैल्विंग रेट है। द कैल्विंग रेट इज वेरी लेस इन नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल्स एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट्स पॉपुलेशन इज ऑन डिक्लाइन। इसलिए इसका पॉपुलेशन काफी ज्यादा डिक्लाइन भी करता जा रहा है। नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल्स बोलते हैं इनको, ठीक है ना। एंड काफी एफर्ट्स चल रहे हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, बट जो फिशिंग गियर्स है दे आर द थ्रेट टू दीज नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल्स। एंड इनका एक आईयूसीएन स्टेटस जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैंने आपको बताया वो आप जरूर याद रखिएगा। दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। एडिटोरियल पार्ट में जो हम एडिटोरियल देखेंगे वो है द एलिमिनेटिंग डिसीजेस वन रीजन एट अ टाइम। बहुत ही सिंपल आर्टिकल है। अभी रिसेंटली आपको पता है कि एक एफर्ट चल रहा है कि इरेडिकेशन ऑफ गिनी, आई थिंक इरेडिकेशन ऑफ गिनी वर्म डिसीज ना। आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी, मैंने आपको बताई थी कि गिनी वर्म जो है उसके अब केवल 13 या 6 केसेस बचे हैं। गिनी वर्म बोलते हैं, है ना। अफ्रीका वाला रीजन बहुत ज़्यादा परेशान था, है ना, तो इस डिसीज से, गिनी वर्म डिसीज से, तो इसका इरेडिकेशन चल रहा है। तो ऑथर ने यहाँ बताया कि देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है एलिमिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन और दूसरा होता है इरेडिकेशन। एलिमिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है कि जीरो ट्रांसमिशन इन अ डिफाइंड रीजन, और दूसरा है इरेडिकेशन मतलब है कि परमानेंट सेसेशन ऑफ इन्फेक्शन बाय द पैथोजन, है ना, एंड देयर इज नो रिस्क ऑफ रीइंट्रोडक्शन। तो ऑथर ने ये बताया कि भैया अगर आप हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो तो एक रीजनल या सिस्टम्स अप्रोच का यूज करो। तो यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया है कि रीजनल अप्रोच या इसको सिस्टम्स अप्रोच भी कहा जा सकता है, कि एक एक स्टेट को, एक एक रीजन को एक एक सिस्टम मानो और धीरे धीरे उन सिस्टम्स को टारगेट करो, स्पेशली वो सिस्टम्स को, उन रीजन्स को जो कि उससे ज्यादा इंपैक्ट पड़ते हैं ना। जैसे मान लो अफ्रीकन रीजन, आपको पता है कि अफ्रीकन रीजन में बहुत ज्यादा गिनी वर्म डिसीज है, तो पहले अफ्रीकन रीजन को टारगेट करो, वहां पे एलिमिनेट, उसका ट्रांसमिशन एलिमिनेट करो पहले, फिर इरेडिकेशन होगा। तो दो चीजें जो ऑथर ने बताई, दो पार्ट्स हैं, एक होता है एलिमिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन, एलिमिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन, एंड दूसरा फिर इरेडिकेशन ऑफ डिसीज होता है. तो पहले दिस पार्ट विल हैपन, एलिमिनेशन ऑफ द ट्रांसमिशन विल हैपन, देन ओनली द इरेडिकेशन ऑफ डिसीज विल कैन हैपन, एंड दैट टू ऑन अ रीजनल बेसिस. मतलब पहले आपको एक रीजन में करना पड़ेगा, जो अप्रोच है वो बॉटम अप अप्रोच अपनानी पड़ेगी. पहले रीजन्स को टारगेट करो और उससे फिर आपको एक पूरा कंट्री या पूरा नेशन जो है वो डिसीज फ्री हो पाएगा. ठीक है ना. इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि देयर शुड बी प्रॉपर सर्विलेंस सिस्टम. मतलब कि पहले तो आपको सर्विलेंस बनाना पड़ेगा. किस चीज के लिए? आपको केसेस डायग्नोस करने के लिए. मतलब कि सर्विलेंस भी दो तरीके के लिए जरूरत है. पहले सर्विलेंस करो कि कौन कौन अफेक्टेड है, और एक बार आपने उनको ट्रीट कर दिया तो फिर सर्विलेंस करो कि रीइंट्रोडक्शन ना हो पाए या दोबारा से रीइग्नाइट ना हो जाए वो डिसीज. तो दोनों तरीके का सर्विलेंस आपको जरूरी है. पहले तो इंसिडेंट्स को कैप्चर करने में यू नीड सर्विलेंस फॉर कैप्चरिंग एवरी इंसिडेंस, एंड देन वंस यू प्रोवाइड द ट्रीटमेंट यू नीड द सर्विलेंस फॉर कीपिंग इन चेक की रीइंट्रोडक्शन ना हो जाए या ट्रांसमिशन अगर आपने एलिमिनेट किया तो दोबारा से वो शुरू ना हो जाए ट्रांसमिशन. तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. व्हाई हैज कर्नाटका बैंड सर्टेन कलरिंग एजेंट्स. तो अभी रिसेंटली दो चीजें बहुत न्यूज में थी. एक तो थी कॉटन कैंडी और दूसरी थी गोभी मंचूरियन, जो कि दोनों मैंने खाई हैं और दोनों मैंने कर्नाटका में खाई हैं, मैसूर में और बेंगलोर में काफ़ी ज़्यादा. तो आई डोंट नो कि मैंने कितनी डाई खाई है. तो अभी आपको पता है कि कलरिंग एजेंट के रूप में इसमें डाइस का यूज़ किया जाने लगा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है. एंड स्पेशली कर्नाटका रीजन में अभी तमिलनाडु भी न्यूज़ में था, कॉटन कैंडी के लिए उसने रोडामाइन को बैन किया था. तो यहाँ पे वही कुछ कलरिंग एजेंट्स, हार्मफुल जो कलरिंग एजेंट्स उनके नाम देखो लिखे हुए हैं, तो आप लोग भी इसको याद रख लेना, है ना. तो एक देखो लिखा है सनसेट येलो, है ना, इट्स सनसेट येलो. दूसरा है टार्ट्राजीन और तीसरा है रोडामाइन बी. ये कॉटन कैंडी में देखा गया था. एंड गोभी मंचूरियन में टार्ट्राजीन देखा गया था, है ना. और सनसेट येलो एंड कार्मोइजीन, ये भी एक है कार्मोइजीन. तो ये देख लो आप लोग, सनसेट येलो एंड कार्मोइजीन. तो बैन जो है ऑलरेडी चल रहा है कई चीज़ों पे, जैसे रोडामाइन के ऊपर बैन चल रहा है, कलरिंग एजेंट्स के ऊपर बैन चल रहा है. तो ये नाम आप जरूर याद रखना, सनसेट येलो, टार्ट्राजीन, रोडामाइन बी एंड आपका कार्मोइजीन. ठीक है ना. तो दैट इज द रीजन वाई, क्योंकि बहुत अनसेफ है ये. इट्स वेरी बैड फॉर द हेल्थ, फॉर अदर थिंग्स. एंड रूल 16 जो होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का, उसमें कहा गया है कि नो आर्टिफिशियल कलर शुड बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ गोभी मंचूरियन तो नहीं लिखा होगा, लेकिन ऑब्वियस बात है फूड प्रिपरेशन के लिए लिखा गया होगा, और उन्हीं रूल्स के तहत इनको बैन भी किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स. आगे मूव करते हैं. एट WTO इंडिया ट्राइज टू लोअर द कॉस्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस. तो अभी इंडिया ने स्ट्रांगली परस्यू किया है कि भैया जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस है, मतलब मान लो कोई इंडियन कुवैत में काम कर रहा है और वहाँ से पैसा भेजता है इंडिया अपने फैमिली के लिए, तो वो रेमिटेंस के अंतर्गत आता है ना. तो वो कह रहे हैं भाई क्रॉस बॉर्डर जो रेमिटेंस है उसके चार्जेस आप लोअर कर दो, लोअर द कॉस्ट ऑफ दिस, है ना, कि पैसा भेजने में चार्ज बहुत काट लेते हैं कंट्रीज, क्योंकि इंटर बॉर्डर ट्रांजेक्शन हो रहा है. तो यहाँ पे लास्ट मंथ आपको पता है कि WTO की 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी अबू धाबी में. तो वो लार्जली कोई इसमें अनडिसाइडेड रह गई, कोई ज़्यादा बड़ा डिसीजन आया नहीं WTO की 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में अबू धाबी में जो हुई थी. एंड अब जो है मल्टीलेटरल जो जनरल काउंसिल है वहाँ की मीटिंग में इंडिया ने परस्यू किया है कि भाई आप इस तरीके जो रेमिटेंस चार्जेस वो कम करें. तो ये इंडिया का ये भी इशू आप WTO की लिस्ट में ऐड कर सकते हैं. आई होप यू विल रिमेंबर दैट. ऑस्ट्रेलियाज आयरन और माइनर्स फेस फॉलिंग चाइनीज डिमांड. अब दिक्कत क्या है कि ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत वास्ट आयरन ओर के डिपॉजिट्स हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ही है आयरन ओर का ऑस्ट्रेलिया. वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया आयरन ओर का. एंड की रॉ मटेरियल है ये स्टील इंडस्ट्री में आयरन ओर जो होता है, और इसमें भी 70% जो एक्सपोर्ट होता है ऑस्ट्रेलिया का वो चाइना के लिए होता है ना. तो अब चाइना में चूंकि डिमांड पीक पे हो चुकी है स्टील की, जो प्रोडक्शन है वो पीक पे है, तो अब जो है वहाँ पे डिमांड इतनी ज़्यादा है नहीं आयरन ओर की. इस कारण से इसका सीधा इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा. ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेटलर्जिकल कोल. मेटलर्जिकल कोल का भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर वर्ल्ड का ऑस्ट्रेलिया ही है. एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील. इट रैंक्स सेकेंड इन थर्मल कोल एंड इन लिक्विफाइड नेचुरल गैस. तो थर्मल कोल में और लिक्विफाइड नेचुरल गैस में इसका दूसरा स्थान है, याद रखिएगा. इट इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ लिथियम एंड
एंड लार्जेस्ट नेट एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड। तो लिथियम का भी सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एंड लार्जेस्ट नेट एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड ऑल्सो, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि जो आयरन ओर है उनके हायर ग्रेड्स को आप अपग्रेड कर सकते हैं इनटू डायरेक्ट रिडक्शन आयरन, DRI। तो अगर आपसे कोई पूछे DRI क्या है या डायरेक्ट रिडक्शन आयरन क्या है, तो इट इज द अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ आयरन ओर एंड इट कैन बी टर्न इनटू स्टील विदाउट कोल। इसको आप DRI यानी कि डायरेक्ट रिडक्शन कोल को आप डायरेक्ट रिडक्शन आयरन को आप कन्वर्ट कर सकते हो स्टील में बिना कोल का यूज किए। लेकिन दिक्कत क्या है कि इट इज वेरी वोलाटाइल, इसलिए आप इसका एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। DRI इज वेरी वोलाटाइल, हालांकि एमिशंस को बहुत ज़्यादा कट कर देता है, ये 75% के आसपास कट कर देता है, बट इट इज ट्रिकी टू एक्सपोर्ट देम, है ना DRI। दूसरा जो फॉर्म है वो है HBI यानी कि हॉट ब्रिकेटेड आयरन। हॉट ब्रिकेटेड आयरन इट इज एन अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ DRI whereby the DRI is converted into a compact form using heat। तो DRI को जब आप हीट करोगे तो और कॉम्पैक्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसको बोलते हैं हॉट ब्रिकेटेड आयरन। अब हॉट ब्रिकेटेड आयरन को आप शिपिंग इजीली कर सकते हो, है ना। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। IMF जो है वो $1.1 बिलियन रिलीज कर रहा है पाकिस्तान के लिए एज अ बेल आउट फंड। $3 बिलियन का टोटल प्रपोजल था, उसमें से अब लास्ट जो किश्त जानी है $1.1 बिलियन की, वो देने वाला है IMF। और अभी पाकिस्तान कह रहा है कि $8 बिलियन और मांगेगा, तो उनकी आदत खत्म नहीं होगी मांगने वाली, और IMF तो बेवकूफ़ बनाता ही है इस तरीके से। तो देखते हैं और क्या है। तालिबान में जो बैन लगा है गर्ल्स एजुकेशन पे, तो उस कारण से वो जो है ऑनलाइन क्लासेस की तरफ भाग रही हैं। एग्जाम्स में सिंपल ही देखती है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे उनके साथ दिक्कत हो रही है कि इंटरनेट की प्रॉब्लम है। दूसरा, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो ऑफलाइन एजुकेशन को रिप्लेस कर नहीं सकता, क्योंकि उससे जो फिजिकल टच है वो मिस हो जाता है ऑनलाइन एजुकेशन में, जिससे एंथुजियाज्म कम हो जाता है, ऐसा वहाँ की लड़कियाँ बता रही हैं। तो दैट इज अगेन अ इशू विच इज गोइंग ऑन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप you got clarity regarding today's newspaper analysis. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.